कि मुसलमान को जो परेशान कर रहे हैं वो हिंदू परेशान नहीं कर रहे हैं, वो कुछ मफाद परस्त सियासी लोग परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो लड़ाई बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान नहीं है। 1890 का कब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 700 साल में तो 7 या 6 अगर मुसलमान और हिंदू के कोई झगड़े हैं तो रिकॉर्डेड, तो 700 साल से कोई झगड़े नहीं होंगे, 70 साल में इतने झगड़े हो जाएंगे। जो स्टेट कोऑर्डिनेटर इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए जिम्मेदार था वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। आज हम ये बात कह सकते हैं कि एनआरसी के सिलसिले में आसाम एकदम पाक साफ है एकदम। लेकिन उसका फकत एक जो बुनियादी हिस्सा है कि 1971 की कट ऑफ डेट को क्यों ना हटा दिया जाए। अच्छा, जब 2014 में ये रेफरेंस हो गया तो जो एनआरसी की बेंच थी वो जो मुकदमे को देख रही थी, क्योंकि उनका ये मकसद ये भी था उस मुकदमे का जो 562 और 274 थे जो 2009-2012 में दाखिल हुए कि आसाम में एनआरसी कराई जाए। उस बात को लेकर के आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने मॉनिटरिंग करना शुरू की। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की फॉर्मल जजेस की कि किस तरह से एनआरसी को तैयार किया जाए, उसकी प्रिपरेशन की मॉडलिटीज क्या हो। 2015 में वो ऑर्डर हुआ। फिर कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप अपडेशन के सिलसिले में जिन अफसरों को ये जिम्मेदारी दें उन्हें कोई और जिम्मेदारी ना दें ताकि वो फारिग रहें इस जिम्मेदारी को करने के लिए। उसके बाद फाइनेंस और होम मिनिस्ट्रीज जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की और इवन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की, उनसे कहा गया कि जो डेटा है जो स्टेट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुआ था उसके पास पैन के सिलसिले में, इलेक्टोरल रोल्स के सिलसिले में, पासपोर्ट के सिलसिले में, उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। ये ऑर्डर है 13 जनवरी 2016 में। उसके बाद फिर 26 अक्टूबर 2016 में स्टेट कोऑर्डिनेटर ने रिपोर्ट एक दाखिल की, ये कहते हुए कि क्या क्या उन्होंने आगे तैयारी कर ली है और वो उनको क्या क्या और चाहिए। उसमें एक उनकी ये भी डिमांड थी कि जो 28 स्टेट्स हैं उनसे भी रिस्पांस मांगा जाए, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वहाँ के ऊपर भी इन्वॉल्व हैं, तो जो लोग यहाँ के हैं मुकीम उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्टेट से भी वेरीफाई किए जाए। फिर 2016 में दिसंबर में प्रतीक हजेला साहब ने एक और रिपोर्ट दाखिल की और उसके बाद कोर्ट ने 16 स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को ऑर्डर किया कि वो जल्द से जल्द एनआरसी के कोऑर्डिनेटर की जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन की उसको जल्द से जल्द उसको पूरा करें। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को ये हुक्म दिया कि वो 11 मुल्कों से जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स के वो कराएं। ये सब प्रोसीडिंग्स में जो इलेक्शन कमीशन था उसको भी शामिल किया गया कि इलेक्शन कमीशन भी उस प्रोसेस में शामिल रहे। फिर 2017 में 14 फरवरी 2017 को स्टेट कोऑर्डिनेटर ने एक जजेस को चेंबर में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक यही बात ढूंढी जा रही है कि एनआरसी को कैसे किया जाए। उसके जो बुनियादी ढांचा है वो कैसे बनाया जाए, उस बुनियादी ढांचे में डॉक्यूमेंट्स कैसे लिए जाएं, उन डॉक्यूमेंट्स की अपनी क्या हैसियत है, उनकी पायदारी, उसको पहले से टेस्ट किया जाए। ये तमाम कवायद चल रही है। अभी ये नहीं तय हो पाया है कि वो क्या स्ट्रक्चर होगा। इस प्रेजेंटेशन में जो हुआ उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे और असम के स्टैंडिंग काउंसिल थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे, ये सब लोग इसके अंदर शामिल थे। फिर उसके बाद 2017 नवंबर में एक पार्शियल 2 करोड़ लोगों के लिए ऑर्डर किया गया कि 31 दिसंबर 2017 तक पब्लिश किया जाए। जो एनआरसी के सिलसिले में लिस्ट है उसको पब्लिश करने के लिए।
और उसके बाद फिर उन्होंने उसके अंदर ये रीजंस आए कि अभी उसको पब्लिश मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता इस प्रोसेस को, और ज़्यादा टाइम चाहिए, और वो और टाइम फिर अगली तमाम पेशियों में वो टाइम मांगा जाने लगा। लेकिन फिर अल्टीमेटली 31 जुलाई में जो ढांचा फिर उसके बाद उस प्रेजेंटेशन के बाद जो तैयार हुआ कि क्या क्या चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, क्या क्या नहीं शामिल की जा सकती हैं, उसमें हम लोग से भी राय ली गई और दूसरे लोगों से भी राय ली गई, और उसके बाद फिर एक ढांचा उन्होंने एक उसको तैयार किया। मगर वो जो ढांचा तैयार हुआ वो ये नहीं था फाइनल था। इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वो एनआरसी उसमें जो उसमें डिफ़िकल्टीज आ रही थी, उसमें मुश्किलात आ रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए उसके सिलसिले में तरमीम भी होती रही, और वो तरमीम का भी सिलसिला चलता रहा। जो स्टेट कोऑर्डिनेटर इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए जिम्मेदार था वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को। और इस सब के पीछे एक और बैकग्राउंड है, वो मैं उस पर बाद में आऊँगा, मैं बस मुख्तसर सी बात ख़त्म कर लूँ कि 31 जुलाई को तकरीबन जो रिपोर्ट आई, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर ने इन्फॉर्म किया कि हमने जो ड्राफ्ट पब्लिश किया है 31 जुलाई 2018 को, उसके अंदर तकरीबन 40,70,707 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो ड्राफ्ट एनआरसी से बाहर हैं। फिर कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया कि जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का प्रोसेस है उसको लॉन्च कर दिया जाए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, अच्छा क्लेम्स जब ये प्रोसेस हो गई तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का भी एक डिवाइस करना था कि अब उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो एक पूरा एक मरहला था, और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया कि उसको कैसे किया जाए। उसके बाद फिर अगस्त में जुलाई में 2 पेशियाँ हुई, फिर अगस्त में 2 पेशियाँ हुई, फिर सितंबर में 2018 के 2 पेशियाँ हुई, फिर अक्टूबर में एक पेशी हुई, और फिर नवंबर में ये पेशी हुई। और उसमें जो फाइनली जस्टिस रंजन, उस वक्त जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस हो गए थे, जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस नरिमन ने कि स्टेट कोऑर्डिनेटर ने जो चीज़ें प्रपोज की थी वो उन्होंने फाइनली, हमारी भी बात उसमें काफ़ी मानी गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिनको हम चाहते थे एक्सक्लूड किया जाए, जो पायदारी नहीं थी, वो कुछ एक्सक्लूड भी किए गए और कुछ उनके जो थे वो माने भी गए। और अल्टीमेटली उन्होंने एक डेट प्रिस्क्राइब की कि क्लेम्स जो हैं वो 15 दिसंबर 2018 तक सबको दाखिल करना होगा। जो नोटिस इशू करने का वक्त है वो 15 जनवरी 2019 तक होगा। फिर जो वेरिफिकेशन होगा वो 1 फरवरी से शुरू होगा। तो इस तरह से वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के थे वो कंप्लीट हुए, और उसके बाद जो पब्लिकेशन हुआ उसके अंदर जो टोटल लोग 31 अगस्त 2019 को जो फाइनल एनआरसी पब्लिश हुआ उसमें 3,11,21,004 लोग जो है वो एलिजिबल पाए गए, और सिर्फ 19,06,657 लोग उससे बाहर हुए जिनको मज़ीद क्लेम करने की, अपील करने का पूरा एक मौका है। अब इस सब के पीछे एक बैकग्राउंड आपको देखिए कि जब 1971 में बंटवारा हुआ, जब बांग्लादेश बना, उसके बाद से एक ये डिमांड थी कि बहुत से लोग जो है वो बांग्लादेश से यहाँ आ गए, और वो एक डिमांड इतनी बढ़ती गई कि 1900 उससे एक हालात इतने ख़राब हुए कि उसको फिर एक सेटल किया आसाम के अकॉर्ड में, और वो 1985 के अंदर वो सेटल हो गया। और उसके बाद उसमें ये कट ऑफ तय हुई, यानी 1985 में 1971 की कट ऑफ डेट तय हुई। उस कट ऑफ डेट के बावजूद भी एक, और उसके अंदर और भी चीज़ें थी कि एनआरसी भी होगी और डेवलपमेंट की भी चीज़ें थी, तमाम चीज़ें थी। उस सब के बावजूद भी एक उस वक्त एक सोशल एक्टिविस्ट थे सर्बानंद सोनोवाल साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया IMDT को लेकर के, ये कहा कि यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं जो घुसपैठिए हैं जो यहाँ मौजूद हैं। उसके ऊपर एक रिपोर्ट थी गवर्नर साहब की 2005 की, और उससे पहले की, और उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल में उस रिपोर्ट के बेसिस पे, क्योंकि गवर्नर साहब ने बात लिखी कि यहाँ बहुत लोग बाहर के मौजूद हैं। और एक बात ये एक आ गई आम तौर पे कि वहाँ बहुत से लोग बाहर के
मौजूद हैं जिसको डिटेक्ट नहीं किया गया है। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि यहाँ बहुत से लोग हैं बाहर के जिनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट होना, और उसके अंदर उनका कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, बहुत सख्त ज़बान लिखी गई। और वो जो ज़बान थी कि यहाँ बाहर के लाखों लोग हैं, वो एक लंबे वक्फे तक पूरा एक तरह से पहचान सी बन गई उस जगह की कि यहाँ ये पूरी चीज़ डिस्टर्ब है। अब आप देखिए वही सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे ये फैसला आया था कि यहाँ इतने बाहर के लोग हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही जब मॉनिटर करके उसको, यानी कि एक तरह का फैसला कहा जाए पहले हो गया था और इन्वेस्टिगेशन बाद में हुआ, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि फ़कत 19 लाख लोग यानी 3 करोड़ 30 लाख लोगों में से 95% लोग एलिजिबल हैं, इंडियन हैं। सिर्फ 5% अभी एक तरह से डाउट में है जिनके पास राइट टू अपील है। तो वो बात कहाँ गई कि करोड़ों लोग और लाखों लोग यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट से ये बात प्रूफ हो गई, जो बात जहाँ से चली थी और वो बात कहाँ जाके ख़त्म हुई। एक तो बहुत बुनियादी बात उसमें ये है कि वो बात ही शायद बिला वजह की थी जिसको इस नतीजे पे पहुँचना ही था। और इस प्रोसेस में जो प्रोसेस वहाँ हुई और आप लोगों ने सबने एक एक ने उसको झेला है वहाँ के ऊपर, वो क्या तवालत का दौर था। और उसमें मुझे तो ये ताजुब होता है कि अगर कहीं और के इलाके में होते तो कहाँ लोगों के पास इतने शनाख्ती कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स कहाँ होते, क्योंकि वहाँ के ऊपर इस तरह के हालात थे तो लोग पहले से उसके लिए तैयार। जिन इलाकों में जो बीमारियाँ होती हैं लोग उसके वहाँ इलाज पहले से घरेलू भी करके रखते हैं और दूसरे भी करके रखते हैं, तो शायद इस वजह से आपके पास उसकी दवा थी और आपने उस पूरे के पूरे मर्ज को मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गया और उससे एहतियात हो गया। अब जो हालात बन रहे हैं कि ये NRC जो थी वो इसका रीवेरिफिकेशन होना चाहिए, ये बात रेस की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो प्रोसेस बनाई है उसके अंदर रीवेरिफिकेशन इनबिल्ट है, सबका वैसे ही रीवेरिफिकेशन हो गया है। और ये जो लोग हैं, क्योंकि ये बात कही जाती थी और उसके इशारे आपकी तरफ होते थे और उसके बड़े कम्युनल इशारे होते थे, लेकिन अब ये जो 19 लाख लोग हैं इसमें तो ऐसी कोई कम्युनल वाली बात नहीं है। इसका जो लोग कम्युनल इल्ज़ाम लगाते थे वो खुद इसको एनालाइज करें, हम लोग अपनी ज़बान से क्यों कहें कुछ भी, उसकी रियलिटी को समझें कि वो क्या रियलिटी है और क्यों लोगों को परेशान किया गया। आज जो हालात हैं तो ये बुनियादी बात आपकी, और उसके अंदर 2013 से इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल साहब और सलमान खुर्शीद साहब, उसमें संजय हेगड़े साहब भी, तमाम सीनियर एडवोकेट्स ने हम लोग का भरपूर ताउन किया, हमारी बहुत उसमें आप सबकी मदद की। और हमारे दोस्त खद्दाम, इनको जो बुनियादी तौर के ऊपर जो चीज़ें सोचते हैं, तैयार करते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर ही तकरीबन सारी प्लीडिंग्स और आर्गूमेंट्स और उसकी फाउंडेशन वो बना और हम लोग इस कामयाबी तक पहुँचे। आज हम ये बात कह सकते हैं कि NRC के सिलसिले में आसाम एकदम पाक साफ है, एकदम उसमें जो भी सिचुएशन थी वो तकरीबन क्लियर हो गई है। अब आप उस इफ़ यू वांट टू सस्टेन अ कंट्रोवर्सी and you want to create a controversy, तो nobody can stop you। आप कोई एक चीज़ उठाना चाहें या बनाना चाहें तो, लेकिन उसकी रियलिटी सामने आ चुकी है और उस ये जो रिजल्ट है ये तो अभी भी फाइनल जो 19 लाख लोग हैं उनके कंटेक्स्ट में वो अभी नहीं है, वो तो उनके पास अभी मौका है कि फिगर और डिप करेगी, यानी 5% से भी और कम वो होगी अल्टीमेट फिगर। तो ये तो आपके मुकदमे की नोयत है। और अब जो ये 5 जजेस में जो क्वेश्चन है 1971 का, उसको अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको डिफेंड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिफेंड कर रही है और हम भी डिफेंड, क्योंकि वो लेजिस्लेशन का पार्ट हो गया। सेक्शन 6 से जो बना वो तो एक सबके एक हालात से एक मशवरा हुआ, उस मशवरे से एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे से एक इनैक्टमेंट हुआ, तो वो इनैक्टमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है। और हम लोग को इसमें पूरी उम्मीद है कि जो कानून और सच के एतबार से वो नतीजा सबके फेवर में आएगा।
अब एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जो हालात हैं आपके यहाँ भी, आपने जो सबसे ज़्यादा हालात को झेला और पूरे मुल्क में भी, वो हालात ये हैं कि ये बात ठीक है कि मुसलमान परेशान किया जा रहा है और कस्दन परेशान किया जा रहा है, मगर एक बात हमें बहुत बुनियादी समझनी है कि मुसलमान को जो परेशान कर रहे हैं वो हिंदू परेशान नहीं कर रहे हैं, वो कुछ मफाद परस्त सियासी लोग परेशान कर रहे हैं। हम उसको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये हिंदू और मुसलमान की कहीं लड़ाई नहीं है। कुछ लोग जो सियासत का उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, उस सियासत के मॉडल बनाम मुसलमान, बनाम आवाम, बनाम मुल्क, बनाम सब चीज़ें, लेकिन वो लड़ाई बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान नहीं है। 1100 साल से हिंदू मुसलमान राजी खुशी यहाँ रहे हैं। अभी एक एक्सपर्ट मिले थे, वो कह रहे थे कि 1890 या कब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें 700 साल में तो 7 या 6 अगर मुसलमान और हिंदू के कोई झगड़े हैं तो रिकॉर्डेड, तो 700 साल से कोई झगड़े नहीं होंगे, 70 साल में इतने झगड़े हो जाएंगे। तो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो इस बात को सोचना होगा। जब हम ये बात कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, तो हम उस बात की तारीफ कर दें जो वो चाहते हैं कि हम कहें। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। हिंदू और मुसलमान जिस तरह से रहते आए हैं 1100 साल से, वैसे 1100 साल से हजारों साल तक रहते रहेंगे। ये जो मॉडल है, ये जो सोच है, ये जो सनक है, ये जो बीमारी है, ये वक्ती है और ये वक्ती बीमारी दूर होगी। आपको उम्मीद के साथ, हौसले के साथ और उन सबसे बड़ी चीज सूझबूझ के साथ, सूझबूझ के साथ इसको डील करना है। और मेरे ख्याल से इस मुल्क में जितना ज़्यादा आसाम के लोगों ने सूझबूझ दिखाई है, ख़ासतौर से आप मुसलमानों ने और तमाम तंजीमों ने जो सूझबूझ दिखाई है, वो बेमिसाल है। इस मुल्क में बेमिसाल है। इतने प्रोवोकेशन, इतने संगीन हालात के बावजूद आपने कहीं पे भी इस तरह की कोई कानून को हाथ में लेने की कोई चीज़ नहीं की, बल्कि आपने अपनी पूरी जान और सलाहियत हम जैसे लोगों के ऊपर सलाहियत लगा करके उसको मुकदमा लड़ के कामयाबी को हासिल किया। वही तरीका है। और मैं बस आखिरी एक और बात कहूँगा कि जब भी इस तरह के आपको हालात लगे कि ये इतनी ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हम उसके लिए, तो उस वक्त आप मुझे मेरी दरख्वास्त है कि आप सिर्फ उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है या उसकी तफसीर है, उसका एक पेज भी अगर पढ़ लेंगे तो आपको किसी से नफरत नहीं लगेगी। आपको कोई दुश्मन नहीं लगेगा, आपको कोई भी किसी से बदगुमानी होगी वो दूर हो जाएगी। तो उसका एक वर्क जो है वो पढ़ लिया कीजिए, जब हालात बुरे होने लगेंगे आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया।